नमस्कार, मेरा नाम उमा आडिल है। मैं शासकीय डॉक्टर खूबचंद बघेल महाविद्यालय में लाइब्रेरी में समाजशास्त्र विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम समाजशास्त्र में एमए सेमेस्टर 4 के पेपर नंबर 18 का एक बहुत ही जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन इंडस्ट्री जो हमारा पेपर है उस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कार्य में मानवीय संबंध पर यहाँ पर अध्ययन करेंगे। कार्य में मानवीय संबंध की जो अवधारणा है समाजशास्त्र में औद्योगिक समाजशास्त्र में केंद्रीय अवधारणा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज उद्योग जो है समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और संपूर्ण मानव समाज जो है उद्योग पर आश्रित हो चुका है। तो उद्योग हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसमें कार्य करने वाले जितने भी कर्मचारी, प्रबंधक या जो सेवा योजक हैं सभी जो है समाज के सदस्य हैं। तो उनमें आपस में जो प्रोफेशनल जो रिलेशन होता है उसके अलावा एक मानवीय संबंध भी पाया जाता है। और आज हम इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं और इस पर हम बहुत अधिक ध्यान देते हैं। हमारे बहुत सारे कानून है, बहुत सारे नियम है जिसके माध्यम से हम इन सब पर ध्यान देते हैं। परंतु अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो जब उद्योगों का विकास हुआ था, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ था, तब मानवीय संबंधों पर उतना अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। तब जब शुरुआती अवस्था था उद्योगों का तो उस समय बड़े बड़े मशीनों का आविष्कार, उद्योगों की स्थापना, उन्हीं पर सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका ध्यान होता था। वो उनमें काम करने वाले कर्मचारियों की जो आवश्यकताएं हैं, जो उनकी जितनी भी जरूरतें हैं उनको बहुत अधिक ध्यान नहीं देते थे। वो अपने मशीनों की और अधिक बड़े बड़े मशीनों की स्थापना और उसके माध्यम से लाभ कमाना, उत्पादन बढ़ाना, इन्हीं सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते थे। तो ये सबसे शुरुआती अवस्था है। लेकिन इसके बाद की जो अवस्था है लगातार ऐसे जब सिचुएशंस चलते रहे तो उससे जो मजबूर हैं, जो उनमें काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनमें काम की जो है अधिकता, बोझिलता, नीरसता आने लग गया, उनके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी, यहाँ तक कि उत्पादन में भी कमी आने लग गया। तब जाकर सेवा योजकों या मालिकों का ध्यान जो है मानवीय संबंधों की ओर गया और उसके बाद इस पर कार्य करना प्रारंभ हुआ। इसकी अवधारणा को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले जिन विचारधारा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम मशीनों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था और कर्मचारी को कम महत्व दिया जाता था, उस विचारधारा को यांत्रिक विचारधारा कहा जाता था, क्योंकि उस समय मशीनों पर ज़्यादा फोकस था और लगभग ऐसा समझा जाता था कि हमें सिर्फ उद्योगों में उत्पादन पर ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहिए, उसके लिए मशीनों का उपयोग करना चाहिए। और जैसे मशीन जब खराब होते हैं तो उसके जो पार्ट से बदल दिए जाते हैं, तो कर्मचारियों के साथ भी लगभग वैसे ही बिहेव किया जाता था। अगर कर्मचारियों को कोई प्रॉब्लम है, कोई उनका डिमांड है तो उस पर ध्यान नहीं देकर सिर्फ प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जाता था। तो ये जो समय है वो यांत्रिक विचारधारा वाला समय कहलाता है, क्योंकि हम उस समय मशीनों पर ज़्यादा फोकस करते थे। यहाँ इस विषय पर फ्रांसीसी वैज्ञानिक ड्यूपिन का कहना था, जिन्होंने 1829 में एक स्टेटमेंट दिया था कि हम मशीनों के विकास में लगे रहे और जो कर्मचारी उस पर काम करते हैं उस पर हमारा किसी प्रकार का ध्यान नहीं था। तो ये यांत्रिक विचारधारा की जो समय था जिसमें मशीनों पर बहुत अधिक फोकस था। उसके बाद इन सबसे उद्योगों में उत्पादन में गिरावट आने लग गया, मजदूरों के स्वास्थ्य में गिरावट आने लग गया और विभिन्न प्रकार के जो समस्याएं उत्पन्न होने लगी। तो कहीं ना कहीं स्थिति में सुधार के लिए जो छोटे छोटे जो उद्योग थे, जिनके यहाँ कम एम्प्लॉय थे, उन्होंने जो उसमें कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उनकी जो समस्याएं हैं उसके ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। वो वैसे नहीं था जैसे कि परिवार में जो मुखिया होते हैं अपने परिवार के सदस्यों पे ध्यान देते हैं, उसी तरीके से छोटे छोटे उद्योगों के मालिकों ने वहाँ के कर्मचारियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, जिसे हम पैतृकवाद कहते हैं। यह द्वितीय अवस्था है। उसके बाद पैतृकवाद में कर्मचारियों की आवश्यकताओं को, उनकी मांगों को कहीं न कहीं थोड़ा बहुत पूर्ण करने की कोशिश किया जाने लगा। उसके बाद हम पुनः देखते हैं तीसरी अवस्था में पैतृकवाद की स्थिति जो है छोटे उद्योगों के लिए ही था। उसके बाद जब मशीनों की काफी बड़े बड़े मशीनों का आविष्कार हो गया, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना होने लग गई, तो उसके बाद जो उद्योगों के जो संगठन है, जो पहले छोटे हुआ करते थे, अनौपचारिक हुआ करते थे, वो बड़े हो गए और औपचारिक संगठनों में बदल गए। तो उस स्थिति में उन बड़े उद्योगों में
पैतृकवाद की जो अवधारणा है वो पूरी तरीके से लागू नहीं हो पा रही थी। तब तीसरा जो अवस्था है वैज्ञानिक विचारधारा की वो उत्पन्न हुआ। इस समय यह महसूस किया गया कि उद्योगों में सिर्फ यांत्रिक रूप से कर्मचारियों को उपयोग करने से जो हमारा प्रोडक्शन है नहीं बढ़ता है। और इस विचारधारा के संस्थापक जो थे फ्रेडरिक विस्लो टेलर थे। तो इनके नाम पर ही इसको हम टेलरवाद के नाम से भी जानते हैं। जो टेलर है उन्होंने उनका यह विचार था कि जो कर्मचारी होते हैं मुख्यतः वो जो है सुस्त होते हैं, अकुशल होते हैं और उत्पादन में दक्ष नहीं होते हैं। तो इन कर्मचारियों के माध्यम से हमें अधिक उत्पादन लेने के लिए, उनको अधिक कुशल बनाने के लिए अच्छे एडवांस मशीन तो प्रोवाइड करना ही चाहिए। साथ ही साथ उनकी कुशलता के लिए और कार्यक्षमता की वृद्धि के लिए बहुत अच्छे कार्यदशाओं का भी निर्माण करना चाहिए। तो ये टेलर का मत था। इसके आधार पर उन्होंने कुछ सिद्धांतों को प्रतिपादन किया। इस सिद्धांतों को हम पॉइंट वाइज देखें तो उनका पहला जो सिद्धांत था उनका ये कहना था कि पुरानी की जगह नवीन वैज्ञानिक प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिए उद्योगों में। दूसरा, उन्होंने कहा था कि कर्मचारियों का जो चयन है तकनीकी कुशलता के आधार पर होना चाहिए, तब उद्योगों में बहुत अधिक उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है या लाभ के लिए उत्पादन किया जा सकता है। फिर तीसरा, उन्होंने ये भी कहा कि एक उद्योगों की सफल होने के लिए श्रमिक संगठन का विकास होना भी बहुत जरूरी है। और उन्होंने उद्योगों में या प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता पर भी ध्यान देने के लिए कहा। तो इस तरीके से ये उनके सिद्धांत की मान्यता थी। इसके बाद टेलरवाद के बाद एक प्रसिद्ध जो वैज्ञानिक हुए एल्टन मेयो, उन्होंने भी इस विषय पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उनके एक्सपेरिमेंट को हम हाथोड़ परीक्षण के नाम से जानते हैं। इसके माध्यम से उन्होंने भी कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उन्होंने अपने प्रयोगों के माध्यम से यह प्रूफ किया कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और वो सामूहिक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। और दूसरा कि उनकी आर्थिक आवश्यकता के साथ साथ कुछ सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता भी होती है, तो उनकी संतुष्टि भी आवश्यक है। तो इस तरीके से टेलरवाद के बाद, एल्टन मेयो के प्रयोग के बाद फिर उद्योगों में क्रमशः फिर वैज्ञानिक जो उद्योगों में मानवीय संबंधों की अवधारणा का विकास हुआ और उद्योगों में मानवीय संबंधों को महत्व दिया जाने लगा। सिर्फ मशीनों के बजाय अब उसमें काम करने वाले कर्मचारियों की मानवीय जो संबंध है उस पर ध्यान दिया जाने लगा। तो इस तरीके से जो इसकी संपूर्ण अवधारणा है वो है। और इसके बाद हम आगे इसकी मूलभूत विशेषताएं देखेंगे। अब हम मानवीय संबंधों के अर्थ को विस्तृत में समझते हैं। अगर हम इसके अर्थ को बहुत विस्तृत में समझें तो मानवीय संबंध को तकनीकी भाषा में हम संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति और कर्मचारी के हितों में समन्वय को ही मानवीय संबंध कहा जाता है। अर्थात जो संस्था है उसका जो लक्ष्य है, जैसे उत्पादकता में वृद्धि या ज़्यादा अधिक लाभ कमाना, इसके साथ साथ में उस लक्ष्य की प्राप्ति के साथ साथ में कर्मचारियों की जो हित है, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो उनकी जो मांगे हैं, उन सभी में आपस में समन्वय स्थापित करना ताकि संघर्ष या टकराव की स्थिति न उत्पन्न हो। तो यही जो है मानवीय संबंध कहलाता है। और विस्तृत शब्दों में कहें या दूसरे शब्दों में हम कहें तो उत्पादकता में वृद्धि करना, श्रमिकों के साथ, कर्मचारियों के साथ मानवता का व्यवहार करना और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना, कार्य के प्रति उनको रुचि जागृत करना, प्रशिक्षण देना, ये सारी जो चीजें हैं मानवीय संबंध के अंतर्गत आते हैं। इसको परिभाषित करते हुए प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्कॉट ने कहा था कि प्रबंध मानवीय संबंध का उपयोग व्यवसाय में मानवीय संतुष्टि और मानवीय संघर्ष की समस्याओं के समाधान के लिए करता है। यह स्कॉट ने डेफिनेशन दिया था। इसके अलावा एक और जो समाजशास्त्री हैं कीथ डेविस, इन्होंने भी इसको परिभाषित किया था और उन्होंने परिभाषा दिया था प्रबंध व्यवहार के क्षेत्र में मानवीय संबंध व्यक्तियों का कार्य के साथ समन्वय है। इस तरीके से हम परिभाषाओं को का विश्लेषण अगर हम करें तो हम देखेंगे कि मानवीय संबंध जो है उद्योगों में कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनकी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक
इच्छाओं की संतुष्टि और उसके साथ ही उत्पादकता में वृद्धि, यही मुख्य रूप से मानवीय संबंध का लक्ष्य होता है, यही उसका विस्तृत अर्थ होता है। इसके बाद हम इनकी विशेषताओं को देखते हैं कि मानवीय संबंधों की विशेषताएं क्या है। तो हम देखते हैं कि मानवीय संबंध जो है एक प्रक्रिया है जो चलता है उद्योगों में या जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें जो कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं और संस्था है उनके बीच में। इसके अलावा दूसरा जो है कार्य संस्कृति और सहयोग के माध्यम से संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करना। उसमें जो कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं उनको अधिक से अधिक कार्य संतुष्टि प्रदान करना या उनके लिए जो कार्य दशाएं हैं वो उत्तम कार्य दशाओं का निर्माण करना जिससे वो उस कार्य में ज़्यादा इंटरेस्ट लें और ज़्यादा उसको अच्छे से कार्य को संपादित करें और जिससे उनका सहयोग भी उनको प्राप्त हो संस्था को, और इसके माध्यम से संस्था अपना भी लक्ष्य प्राप्त करे। यह इसका एक विशेषता है इस प्रक्रिया का। इसके बाद मनुष्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मानवीय संबंध की अवधारणा में न सिर्फ उद्योगों में, मशीनों में, बल्कि जो उनमें कार्य करने वाले कर्मचारी हैं या मनुष्य हैं उन पर भी ध्यान दिया जाता है। तो ये मानवीय संबंध की एक विशेषता है। फिर है कर्मचारियों व संस्था में संतुलन। जो कार्यरत जो कर्मचारी है किसी भी उद्योग में या किसी भी बड़े संस्थान में, उनमें और उस संस्था में जितने भी जो उसके नियम हैं, जितने भी उसके लक्ष्य हैं या जितना उनका जो निर्धारित उद्देश्य है, उन सभी के बीच में आपस में संतुलन बनाना मानवीय संबंध के माध्यम से किया जाता है। तो ये भी इसकी विशेषता है। इसके बाद है व्यक्तिगत या सामूहिक स्तर पर मानवीय संबंध को स्थापित किया जा सकता है। मानवीय संबंध की अवधारणा वह अवधारणा है जिसमें हम मानवीय संबंध को उद्योगों में कार्यरत जो कर्मचारी उनके व्यक्तिगत स्तर पर या सामूहिक सभी कर्मचारियों के स्तर पर इसको स्थापित किया जा सकता है। तो ये इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके बाद हम इस विचारधारा का विकास कैसे हुआ इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। मानवीय संबंधों की विचारधारा के विकास के विषय में हम विस्तृत रूप से अगर देखें तो इसका विकास जो है धीरे धीरे हुआ था, अचानक से नहीं हो गया था। जैसे कि हम पहले की चर्चा में इस पर प्रकाश डाल चुके हैं कि पहले जो है मशीनों को इम्पोर्टेंस दिया जाता था प्रोडक्शन में और लाभ के लिए प्रोडक्शन किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तित होते गया वैसे वैसे हम देखते हैं कि मानवीय संबंधों को प्रमुखता दिया जाने लगा या उसकी प्रधानता होने लगी या उसका इम्पोर्टेंस बढ़ने लगा उद्योगों में। तो ये जो है धीरे धीरे हुआ। स्पेशली हम देखते हैं 1940 के आसपास बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे, एल्टन मेयो, रोथलिसबर्गर एंड डिक्सन, इन लोगों ने इतना ज़्यादा इस पर कार्य किया कि इनके बहुत सारे जो सिद्धांत प्रकाशित होने लगे और इस पर उद्योगपतियों का ध्यान जाने लगा कि किस तरीके से हम मानवीय संबंधों को उद्योगों में शामिल करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ बहुत लंबे समय तक हम एक अच्छा संबंध स्थापित करके अपने उद्योगों को चला सकते हैं। तो इन सब कारणों से मानवीय संबंधों के विचारधाराओं का विकास हुआ और भी उसके जो प्रमुख कारण है उसको हम पॉइंट वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि औद्योगिकरण मानवीय संबंधों में विकास का एक बहुत ही प्रमुख कारण है, जिसके कारण उत्पादन जो है काफी बड़े पैमाने पर होने लगा और उसमें जब उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा तो कर्मचारी भी काफी संख्या में कार्य करने लगे और उससे जो उद्योग में बहुत सारी जटिलताएं भी आने लगी क्योंकि अपना जो संगठन है उसका जो आकार है काफी बड़ा हो गया था। तो उसमें जटिलताएं भी आने लगी। तो उन सबको सॉल्व करने के लिए जो है मानवीय संबंधों के माध्यम से सभी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। इस तरफ उद्योगपतियों का ध्यान गया। तो औद्योगिकरण जो है मानवीय संबंधों के विकास का एक प्रमुख कारण है। दूसरा हम देखें तकनीकी श्रम की कमी। तकनीकी श्रम में कमी होने के कारण उद्योगपतियों ने जो कर्मचारी है उनके साथ में मानवता का व्यवहार करने के लिए वो इस पर ध्यान देने लगे। तो ये भी एक प्रमुख कारण है। इसके बाद और कारण को हम देखें तो श्रम संगठनों का विकास। जैसे जैसे औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है आगे बढ़ने लगी वैसे वैसे काफी बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना होने लगा और उसमें बहुत अधिक कर्मचारी जो है कार्य करने लगे। तो वो आपस में श्रमिक संगठनों को बनाने लगे जिससे श्रम संगठनों का विकास हुआ और श्रम संगठनों के माध्यम से कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को संगठित होकर या संघर्ष करके प्राप्त करने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया, जिससे उद्योगपतियों को उनकी मांगे मानने के लिए बाध्य होना पड़ा।
तो इस तरीके से मानवीय संबंध का विकास में श्रम संगठनों का भी एक काफी महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद श्रम लागतों में वृद्धि। जैसे जैसे श्रम लागतों में वृद्धि होने लगा वैसे वैसे उनमें कमी लाने के लिए कर्मचारियों के साथ एक अच्छा व्यवहार रखने की आवश्यकता जो है उद्योगपतियों को महसूस होने लगा। उनके माध्यम से ही वो अपने प्रोडक्शन को कम लागत में ज़्यादा प्रोडक्शन वो ले सकते थे, इसलिए उन्होंने इस पर ध्यान देना शुरू किया। इसके बाद और कारण अगर हम देखें तो नवीन प्रवृत्तियां, औद्योगिकरण के पश्चात बने हुए औपचारिक संगठन और भी नई नई मान्यताएं, जैसे वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, सहभागिता आदि ऐसे नए नए मान्यताएं आने लग गए, जिसमें स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष दिया गया कि जितना अधिक हम उद्योगों में मानवीय संबंधों को बढ़ावा देंगे उतना अधिक उद्योगों में शांति स्थापित होगा और प्रोडक्शन भी उतना ही अधिक होगा। इसके बाद और हम देखें तो अन्य वैज्ञानिक अध्ययन, एल्टन मेयो, मेरी पार्कर और कोलेट जैसे बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस विषय पर लगातार बहुत सारे अध्ययन किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद उन्होंने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और विशेष रूप से इस बात पर बल दिया कि मानवीय संबंधों के माध्यम से, ये मानवीय संबंधों को बढ़ावा देकर उद्योगों का जो वातावरण है उसको हम स्वस्थ भी रख सकते हैं या प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो इन सब कारणों से मानवीय संबंधों के विचारधाराओं का विकास उद्योग जगत में हुआ। ये इसके प्रमुख कारण। उद्योगों में मानवीय संबंधों का काफी अधिक महत्व होता है। इसके इतना अधिक महत्व होता है कि इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी औद्योगिक जो उत्पादन है उसमें उत्पादन में अधिकता लाने के लिए, एक स्वस्थ औद्योगिक समाज के निर्माण के लिए और जो मानवीय संबंध है या जो प्रबंधक होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनके बीच में काफी अच्छा ट्यूनिंग, एक अच्छा रिलेशन होना बहुत ही आवश्यक है। मानवीय संबंध के माध्यम से ही श्रमिकों को अपने कार्य में संतुष्टि मिलती है और उद्योगपतियों को उनके जो उद्योग है उनके उत्पादन में वृद्धि प्राप्त होता है। तो इस तरीके से मानवीय संबंध जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है औद्योगिक क्षेत्र में। और बहुत किसी भी उद्योग में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अन्य भौतिक संसाधनों के साथ साथ जो वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनका कार्य के प्रति रुचि, अपने प्रबंधकों के साथ उनका बिहेवियर, कार्य से लगाव आदि जो है बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। इन सब की संतुष्टि होना कर्मचारियों के दृष्टिकोण से बहुत अधिक आवश्यक होता है। अगर इन सब की संतुष्टि नहीं होती है तो प्रोडक्शन पे उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और साथ ही श्रमिकों की कार्य क्षमता और कार्य कुशलता घटने लगती है और उद्योगों का उत्पादन भी घटने लगता है। तो इस दृष्टिकोण से हम देखें तो मानवीय संबंधों का उद्योगों के क्षेत्र में काफी अधिक महत्व है। इसको हम पॉइंट वाइज अगर देखें तो विभिन्न जो पॉइंट्स हैं उनके माध्यम से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं श्रम एक मूल्यवान संपदा है। उद्योगों के क्षेत्र में श्रमिक और श्रम दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी संदर्भ में कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि उत्पादन में श्रम का प्रमुख स्थान है। इसके अलावा फ्रेडरिक एंजल्स, इन्होंने भी श्रम ही संपूर्ण शक्ति का स्रोत है, ये इन्होंने परिभाषा किया था, ये इन्होंने अपने अध्ययन से ये निष्कर्ष निकाला था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि उद्योगों के क्षेत्र में या किसी भी राष्ट्र में श्रमिक जो है रीढ़ की तरह कार्य करते हैं। तो इन श्रमिकों को मानवीय संबंधों के माध्यम से उद्योगों से लगाव स्थापित किया जा सकता है, जिससे वो और अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हो और उत्पादन जो है अधिक से अधिक बढ़ते जाए। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हम देखते हैं सामाजिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक महत्व। कोई भी जो कर्मचारी है वो किसी भी प्रबंधन में किसी भी निम्न से निम्न कार्य करते हो या सबसे छोटा कार्य करते होंगे तो पर उसे उनका अपना एक सामाजिक, नैतिक और मनोवैज्ञानिक जो अपना महत्व वो चाहते हैं या इस पर अपनी संतुष्टि चाहते हैं। तो इनके माध्यम से उनको महत्व प्रदान करके मानवीय संबंधों की स्थापना की जा सकती है और इससे औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। फिर हम देखते हैं मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग। उद्योगों में जो भौतिक संसाधनों के साथ साथ मानवीय संसाधन भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसके माध्यम से जो श्रमिक होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं,
उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करके बहुत अधिक उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो ये प्रेरक का कार्य करता है मानवीय संसाधन जो है उद्योगों के क्षेत्र में। फिर औद्योगिक शांति की स्थापना, हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मानवीय संबंध नहीं होता है किसी उद्योग में या किसी औद्योगिक क्षेत्र में, तो वहां पर बहुत सारे औद्योगिक जो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि अनुपस्थिति जो है बढ़ जाता है, घेराव, हड़ताल, तालाबंदी, अनुशासनहीनता, ऐसे बहुत सारे हैं जो औद्योगिक जो समस्याएं हैं वहाँ उभर कर सामने आती है। तो इन सब समस्याओं के निराकरण के लिए और औद्योगिक शांति के लिए मानवीय संबंधों का होना बहुत आवश्यक है। मानवीय संबंधों के माध्यम से ही प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच एक अच्छा रिलेशन स्थापित होता है, जिसके कारण ये जो समस्याएं हैं, औद्योगिक समस्याएं हैं, वो उनको घटाया जा सकता है या उनको कम किया जा सकता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मितव्ययी और श्रेष्ठ उत्पादन में वृद्धि। मानवीय संबंधों के माध्यम से हम श्रमिकों को कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और इन संबंधों के आधार पर ही उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। जब हम उनको इम्पोर्टेंस देते हैं या उनको महत्व देते हैं तो वो काफी मन लगाकर अपना कार्य करते हैं, जिससे हम कम लागत में ही ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं या उनको ज्यादा कार्य करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो मानवीय संबंधों के माध्यम से मितव्ययी और श्रेष्ठ उत्पादन मतलब किया जा सकता है या उनमें वृद्धि किया जा सकता है। इसके बाद है कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि। जब कर्मचारियों को उनकी आवश्यकताओं की जो उनकी आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति की जाती है, उनको संतुष्टि प्रदान की जाती है, तो वो काफी मन लगाकर कार्य करते हैं। और जब वो मन लगाकर कार्य करते हैं तो काफी प्रोडक्शन में वृद्धि होता है और उद्योगों को कहीं न कहीं लाभ प्राप्त होता है। तो ये भी एक काफी मतलब महत्वपूर्ण कारक है या महत्व है मानवीय संबंधों के क्षेत्र में। फिर प्रबंधकीय कार्यों का संचालन। मानवीय जो संबंध है उनके माध्यम से हम उद्योगों में जो प्रबंधकीय कार्य जो होते हैं, मैनेजमेंट के जितने भी कार्य होते हैं, और उनमें हम श्रमिकों को इन्वॉल्व करके उनको सहभागिता देकर उद्योगों के जो संचालन है उसको ज़्यादा सुचारूपूर्ण बना सकते हैं। तो मानवीय संबंधों के माध्यम से ही हम उनको मोटिवेट करते हैं कि आप भी उद्योग के एक पार्ट हैं या इसके प्रमुख हिस्सा हैं। इस तरीके से उनको मोटिवेट किया जाता है, जिससे प्रोडक्शन में वृद्धि होता है। और मनोवैज्ञानिक और नैतिक आधार। प्रत्येक श्रमिक मूलतः एक मानव होते हैं जिनका अपना एक मनोवैज्ञानिक नैतिक एक अहम होता है, जिसकी संतुष्टि जो है आवश्यक होता है। तो वो जब मनोवैज्ञानिक नैतिक रूप से जब संतुष्ट होते हैं तो अपने आप को अपने संस्था के प्रति ज़्यादा लगाव महसूस करते हैं या उनके हित में ही अपना हित देखते हैं, तब जाकर जो एक अच्छा औद्योगिक वातावरण निर्मित होता है और उससे प्रोडक्शन में वृद्धि होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मानवीय संबंधों का उद्योगों के क्षेत्रों में काफ़ी अधिक महत्व है। इसके बाद आगे हम महत्व के बाद इसकी जो मानवीय संबंध की मान्यताएं हैं और सिद्धांत उस पर चर्चा करेंगे। अब हम मानवीय संबंधों की जो दो प्रमुख मान्यताएं हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला है परंपरागत मान्यता और दूसरा है आधुनिक मान्यता। परंपरागत मान्यताओं के अंतर्गत पहले यह समझा जाता था कि जो मनुष्य होते हैं या जो श्रमिक होते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती है बहुत अधिक होती है, अनंत होती है, तो हम कभी भी उसको संतुष्ट नहीं कर सकते, इसलिए उनकी मांगों पर विचार नहीं करना चाहिए, उनको वैसे ही रहने देना चाहिए। और दूसरा इसमें ये था कि उनको कार्य करने के लिए किसी भी तरीके से प्रेरित नहीं किया जा सकता, वो अपने हिसाब से ही कार्य करेंगे। तो ये जो है परंपरागत मान्यता है और इन मान्यताओं के आधार पर दूसरा अगर हम देखें तो आधुनिक मान्यता है। आधुनिक मान्यता यह कहता है कि जो कर्मचारी होते हैं उनका एक सामाजिक पृष्ठभूमि होती है और उनके व्यवहारों को हमें उनके सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर समझना चाहिए। ये समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उनको किस किस स्थिति में कार्य करने में प्रॉब्लम आता है। दूसरा, उनको जो श्रमिक होते हैं उनको विभिन्न माध्यमों से अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, ये भी एक आधुनिक मान्यता है। फिर तीसरा हम देखें तो उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं या अच्छे कार्य के लिए प्रशिक्षण देकर उनको और अधिक अच्छा कार्य करने के लिए उनको हम सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं।
फिर चौथा, इसमें आधुनिक मान्यता में अगर हम देखें तो हम कार्य की अच्छी दशाएं या एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके भी श्रमिकों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो इस तरीके से 2 प्रकार की मान्यताएं हमें यहाँ पर दिखाई देती है, एक ट्रेडिशनल है, दूसरा जो है मॉडर्न है। तो इन्हीं के आधार पर कुछ सिद्धांतों का निर्माण किया गया है। इन सिद्धांतों को हम पॉइंट वाइज देखें तो मानवीय संबंध का जो सबसे पहला सिद्धांत है उसमें है व्यक्तिगत भावनाओं को महत्व देने का सिद्धांत। व्यक्तिगत भावनाओं को महत्व देने का सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक कर्मचारी जो उद्योगों में काम करता है वो हर जो व्यक्ति होता है दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है और उनकी अपने भिन्न जो है आत्मसम्मान, उसकी रुचियाँ, उसके विचार, उसकी धारणाएं, उसकी मान्यताएं होती हैं या उनकी भावनाएं होती है। तो इन सभी को प्रबंधकों को समझने का प्रयत्न करना चाहिए और उनकी भावनाओं के अनुरूप उनसे व्यवहार करना चाहिए। इससे कार्य की दशाएं जो है अच्छी होती हैं और इसका लाभ उद्योगों को मिलता है। दूसरा सिद्धांत हम देखें तो सामान्य हित का सिद्धांत। सामान्य हित का सिद्धांत यह है कि कर्मचारियों के उद्योगों में कर्मचारियों के अपने हितों की पूर्ति होना चाहिए, प्रबंधकों की हितों की पूर्ति होना चाहिए। इनके माध्यम से वो जो संस्था है अपने लक्ष्य को जो निर्धारित जो लक्ष्य या उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकती है। तो दोनों के हितों को हमें समान महत्व देना चाहिए। तीसरा हम देखते हैं सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाए जाने का सिद्धांत। यह भी मानवीय जो संबंध है उसका एक प्रमुख सिद्धांत है, जिसके माध्यम से जो कर्मचारी होते हैं उनको अगर हम उनकी रुचि का, उनकी पसंद का कार्य कर दें, जिसको कार्य करने में उनको खुशी प्राप्त होती है, वो जो उसमें ट्रेंड होते हैं, उनको दक्षता हासिल होती है, ऐसे हम कार्य दें तो वो काफ़ी मन लगाकर कार्य करते हैं। इससे कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन जो है उसमें वृद्धि होता है और इसका लाभ जो है उद्योगों को प्राप्त होता है। फिर सहभागिता का सिद्धांत हम देखते हैं। सहभागिता के सिद्धांत के अंतर्गत श्रमिकों को प्रबंध में भागीदारी देना या उनकी जो सहभागिता है प्रबंध में बढ़ाना यह प्रमुख होता है। इसके माध्यम से श्रमिकों का लगाव जो होता है अपने उद्योग से, अपनी संस्था से अधिक होता है, वो उसको अपना मानने लगते हैं और उसमें मन लगाकर कार्य करते हैं, जिससे भी प्रोडक्शन में वृद्धि होता है। फिर आगे हम देखें अभिप्रेरणा का सिद्धांत। जब हम यह सिद्धांत जो है इस बात पर बल देता है कि जो श्रमिक जो होते हैं या जो कर्मचारी होते हैं उनको हम विभिन्न माध्यमों से प्रेरित कर सकते हैं और अच्छे कार्य करने के लिए। प्रेरणा हम कई प्रकार से दे सकते हैं, चाहे हम उनको मौद्रिक प्रेरणा दे सकते हैं या जो इंसेंटिव्स हैं, जो पैसे या कोई अवार्ड ग्रुप में, उसके अलावा अमौद्रिक जो इंसेंटिव्स हैं या प्रेरणा है उसको हम दे सकते हैं, जिसके माध्यम से श्रमिक जो है अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। प्रशंसा, पुरस्कार या कोई भी अन्य माध्यम होता है जो अमौद्रिक होता है, उसके माध्यम से हमको प्रेरणा दे सकते हैं और इससे जो श्रमिक हैं जो अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं संप्रेषण का सिद्धांत। संप्रेषण का सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक उद्योग में प्रत्येक जो प्रबंध या मैनेजमेंट है उसमें 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब विचारों का आदान प्रदान दोनों तरफ से होना चाहिए, तब एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है और इससे जो उत्पादन है उसमें अधिक वृद्धि होता है और इससे लाभ अंततः उद्योग को तो होता ही है, श्रमिकों को भी होता है। खुले वातावरण में कार्य करने से वो और अधिक अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। फिर हम देखते हैं पारस्परिक मान्यता का सिद्धांत। पारस्परिक मान्यता का सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक उद्योग में अनेक प्रकार के संगठन होते हैं। उच्च स्तर पर काम करने वाले मैनेजर्स के एक अलग संगठन होगा, एम्प्लॉयज का अलग होगा, निम्न स्तर पर काम करने वाले मजदूरों का भी एक अलग संगठन होता है। तो इन संगठनों के माध्यम से समय समय पर एम्प्लॉयज जो अपनी मांगों को रखते हैं या अपनी जो परेशानियां हैं उनको बताते हैं। तो इनको जो जितने भी जो यूनियंस होते हैं उनको मान्यता देना चाहिए, चाहे उच्च स्तर के हो निम्न स्तर के, सभी को बराबर मान्यता देकर उनकी बातों को सुनकर हम उद्योगों में एक अच्छा कार्य दशा का निर्माण कर सकते हैं। ये इसके बाद नेक्स्ट है कार्य मान्यता का सिद्धांत। कार्य मान्यता के सिद्धांत के अंतर्गत जब श्रमिक किसी प्रकार का सुझाव देते हैं, कोई अच्छा सजेशन उनके माध्यम से आता है, कोई नए विचारों का इम्प्लीमेंटेशन वो करना चाहते हैं या कुछ नए प्रयोग करना चाहते हैं, तो उसको मान्यता जब प्रबंधकों के द्वारा दिया जाता है या उद्योग की जो मालिक उनके द्वारा दिया जाता है तो वो काफ़ी अधिक प्रोत्साहित होते हैं, कार्य में और अधिक रुचि लेते हैं। इससे उनकी दक्षता और कुशलता में वृद्धि होती है और वो कार्य में काफ़ी इंटरेस्ट लेकर काम करने से उनमें एक कॉन्फिडेंस तो आता ही है और उसके माध्यम से प्रोडक्शन में वृद्धि होता है और उद्योगों को भी इससे फायदा होता है। इसके बाद
हम देखते हैं प्रजातांत्रिक वातावरण का निर्माण। प्रत्येक उद्योगों में यह काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब कर्मचारियों को स्वतंत्र माहौल में काम करने दिया जाता है, उनकी रुचि इच्छाओं का भी ख्याल रखा जाता है, तब वैसी जगह पर जो कार्य होता है वो काफी अच्छा होता है, उसका स्तर काफी अच्छा होता है और प्रोडक्शन में भी वृद्धि होता है। इसके अलावा एक और सिद्धांत है समूह भावना को प्रोत्साहन का सिद्धांत। यह भी एक उद्योगों में मानवीय संबंध के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसमें हम उद्योगों में समूह भावना को प्रोत्साहन देकर श्रमिकों और कर्मचारियों का अधिक से अधिक उनका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं और इसके माध्यम से उद्योगों को लाभ प्राप्त होता है। तो ये विभिन्न जो सिद्धांत है मानवीय संबंधों के क्षेत्र में, उसको हमने देखा। आगे हम इस पर होने वाले विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोगों को देखें। अब हम मानवीय संबंध के क्षेत्र में किए गए विभिन्न प्रयोगों को विस्तार पूर्वक देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हथौड़ा परीक्षण, जो इस क्षेत्र में मानवीय संबंध के क्षेत्र में काफी अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक इसका इफेक्ट पड़ा था और इसी के कारण बहुत सारे वर्क कल्चर में जो है चेंजेस आए हैं। यह जो हथौड़ा परीक्षण है वो अमेरिका की वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में काफी व्यवस्थित रूप से किया गया था, कई महीनों तक, कई सालों तक चला था और इस प्रमुख रूप से एल्टन मेयो और उनके सहयोगियों ने इस पर काम किया था। और इसके बाद ही हथौड़ा परीक्षण के बाद ही उद्योगों में मानवीय जो संबंध है उसको वैज्ञानिक महत्व दिया जाने लगा और उसके बाद सभी का ध्यान इस ओर गया कि उद्योगों में मानवीय संबंधों की स्थापना अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हथौड़ा परीक्षण में कौन कौन से बिंदु हैं। हथौड़ा परीक्षण में मुख्य रूप से 4 बिंदुओं का उल्लेख किया गया है, 4 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जो क्रमशः हैं। सबसे पहले प्रकाश का प्रयोग, फिर दूसरा है प्रसारण संयोजन, जांच कक्ष प्रयोग, फिर साक्षात्कार कार्यक्रम और बैंक वायरिंग समूह। सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश जो प्रयोग है उसको हम देखते हैं। तो इसके लिए एल्टन मेयो उनके सहयोगियों ने कर्मचारियों का 2 समूह बनाया, जिसमें से उन पर विभिन्न भौतिक चरों जैसे कि प्रकाश आदि का एक्सपेरिमेंट किया गया। एक समूह पर उन्होंने लगातार एक ही प्रकार के प्रकाश में या लाइट में काम करने के लिए कार्यदशाएं की, जबकि दूसरे में उन्होंने लाइट्स जो है प्रकाश व्यवस्था है उसको कम ज़्यादा किया, अर्थात कभी कम प्रकाश में और कभी अधिक प्रकाश में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इसके पश्चात उन्होंने इसका रिजल्ट देखा तो उन्होंने पाया कि इस परीक्षण से या प्रकाश से या अन्य जो भौतिक जो चर है उससे उत्पादन में बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों समूहों की जो उत्पादन जो वृद्धि है वो समान रहा था। तो ये रिजल्ट इसमें से निकला था। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं प्रसारण संयोजन जांच कक्ष प्रयोग। इसमें इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एल्टन मेयो ने 6 महिला कर्मचारियों का एक समूह लिया जो एवरेज थे कार्य में, न तो बहुत अधिक दक्ष थे न ही निम्न स्तर के थे, एक औसत स्तर था उनका कार्य करने का। तो उनको लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट में उनके एक सुपरवाइजर भी रखा गया था उनके कार्य के निरीक्षण के लिए, और साथ ही उनकी जो कार्य की दशाएं और उनका जो वेतन वृद्धि, अवकाश और अन्य जो जितनी भी उनसे कार्य से संबंधित दशाएं हैं उनके प्रति उनका नजरिया आदि जो फैक्ट्स है उन पर उनका एक्सपेरिमेंट किया गया। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उन्होंने रिजल्ट निकाला कि जब हम किसी एम्प्लॉय को कार्य करने के लिए अधिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं तब कार्य में बहुत अधिक अपेक्षित परिणाम मिलता है या प्रोडक्शन में वृद्धि होता है। जब कार्यस्थल पर मैत्रीपूर्ण व्यवहार अपनाया जाता है तो भी प्रोडक्शन में वृद्धि होता है। और जो लीडर होते हैं, जो प्रबंधक या जो अधिकारी होते हैं, उनमें एक विनम्रता की जो भावना होती है या एक पोलाइट लीडरशिप की जो कंडीशन होता है उसमें कर्मचारी जो है अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ये उनके दूसरे एक्सपेरिमेंट का निष्कर्ष था। इसके बाद तीसरा जो है उन्होंने प्रयोग किया साक्षात्कार कार्यक्रम, जिसमें उन्होंने 1600 कर्मचारी थे उस कंपनी में काम करने वाले, उन पर उन्होंने इस प्रयोग को किया। इसके लिए उन्होंने क्वेश्चनेयर तैयार किया, प्रश्नावली तैयार किया और उसमें उन्होंने कंपनी के जो कार्य की दशाएं हैं, कंपनी में होने वाले कार्य हैं, मजदूरों के कार्य के प्रति रुचि और कंपनी की कार्य की दशाएं, इन सारी चीज़ों से संबंधित प्रश्नों का निर्माण किया और उनको भरने के लिए विभिन्न कर्मचारियों को दिया। कर्मचारियों ने जब उनको भरकर
और स्वतंत्र रूप से उनको भरने के लिए प्रेरित किया। बहुत से क्वेश्चन जो है उसमें निर्माण किए गए थे, और जब वो क्वेश्चन जो प्रश्नावली बनकर भरकर आया तो उसका निष्कर्ष जब निकाला गया तो विभिन्न प्रकार के निष्कर्ष प्राप्त हुए। जैसे जब कर्मचारियों को अपनी भावनाओं को पूर्ण रूप से प्रकट करने के लिए अवसर दिया जाता है तो उनके मनोबल में वृद्धि होती है। अर्थात जब हम कंपनी में स्वतंत्रता का वातावरण रखेंगे जिसमें वो खुलकर कार्य कर सके, सजेशंस दे सके, तब वो ज़्यादा कर्मचारी जो कॉन्फिडेंट होते हैं और कार्य के प्रति उनका लगाव बढ़ जाता है और इससे प्रोडक्शन में भी वृद्धि होता है। फिर इस प्रयोग का ही अंतिम चरण है बैंक वायरिंग समूह। ये हाथोड़ना प्रयोग का अंतिम चरण है जिसमें 14 एम्प्लाई का एक ग्रुप लिया गया, और यह जो है जो परीक्षण है यह एक्सपेरिमेंटल 7 महीने तक लगातार चलते रहा, और इसके रिजल्ट के फलस्वरूप हमें ये पता चला, यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो लक्ष्य से कम कार्य प्राप्त हुआ और उत्पादन का वक्र जो है स्थायी रहा। तो ये बैंक वायरिंग समूह जो एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 14 एम्प्लॉयज लिए गए थे, जिसमें वायरर, मैकेनिक आदि जो एम्प्लॉय उनको शामिल किया गया था, उसका रिजल्ट ये प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से उन्होंने अनेक प्रयोग किए। हाथोड़ना प्रयोग में अनेक प्रकार के जो प्रयोग हैं उनको किया गया स्टेप बाय स्टेप एल्टन मेयो और उनके सहयोगियों के द्वारा। उसके बाद इन सभी प्रयोगों को करने के बाद कुछ निष्कर्ष निकाले गए, जो निष्कर्ष हम पॉइंट वाइज देखते हैं। तो मुख्य रूप से हम देखते हैं इसमें जो 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 उद्योग होते हैं उसमें आर्थिक तत्वों के अलावा सामाजिक मनोवैज्ञानिक तत्वों का अधिक प्रभाव पड़ता है। इस निष्कर्ष इस रिजल्ट में हमने एक्सपेरिमेंट में पहले हमने देखा ही है कि बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पर प्रकाश आदि के अलावा या फिर अन्य जो एक्सपेरिमेंट में हमने पॉइंट वाइज यहाँ पर सारी चीजों को डिस्कस किया, उसमें हमने देखा कि जो कर्मचारी होते हैं वो सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए कार्य नहीं करते हैं, उनको उनकी और भी बहुत सारी सामाजिक मनोवैज्ञानिक जो संतुष्टि के पॉइंट्स होते हैं जिसको जब उनको प्रोवाइड किया जाता है तो उनका प्रभाव अधिक होता है और वो ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा निष्कर्ष ये निकाला गया, आर्थिक के अलावा अन्य आवश्यकताएं भी होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो वो समूह में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो वो सिर्फ अपने आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए कार्य नहीं करते हैं, उनके और भी बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, छोटी छोटी डिमांड्स होते हैं जिनको वो फुलफिल करना या उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करने से जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है, कंपनी की उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो ये उनके जो अन्य आवश्यकताएं हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए, तब मानवीय संबंध जो है मजबूत होते हैं और उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि होती है। तीसरा हम देखते हैं औपचारिक संगठन के महत्व। इन प्रयोगों के माध्यम से उद्योग के क्षेत्र में औपचारिक जो संगठन है उसको महत्व जो है उभर कर आया या सामने आया, और उनको सभी उद्योगों में औपचारिक संगठनों को मान्यता प्रदान करने के लिए एक वातावरण निर्मित किया गया, यह सिद्धांत जो है अपनाया जाने लगा। इसके बाद है स्वतंत्र जो वातावरण है उसका महत्व। जब उद्योगों में एक स्वतंत्र वातावरण रखा जाता है जिसमें जो कर्मचारी और अधिकारी के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है दोनों तरफ से होता है और वो खुलकर अपनी बातें रख सकते हैं, तो उस स्थिति में उत्पादन में वृद्धि होता है। तो ये भी मानवीय जो संबंध है उस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो इस तरीके से हम देखते हैं हाथोड़ना प्रयोग जब हुआ उसके बाद वैज्ञानिक जो संबंध है उद्योगों में उसका वैज्ञानिक महत्व सभी को समझ में आया, और आज के समय में हम देखते हैं कि जो ऑलमोस्ट जितने भी उद्योग हैं या बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं कारखाने हैं उसमें इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है और मानवीय संबंधों की स्थापना की जाती है, और उसके आधार पर फिर एक अच्छे वातावरण में प्रोडक्शन किया जाता है जिससे मजदूर भी संतुष्ट रहते हैं और जो सेवा योजना के मालिक है उनकी भी लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। तो ये कंप्लीट एक्सपेरिमेंट है जो मानवीय संबंधों के क्षेत्र में किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि मानवीय संबंधों के क्षेत्र में हम और कैसे सुधार कर सकते हैं। उद्योगों में मानवीय संबंधों के सुधार से संबंधित अनेक सिद्धांत हैं जिसको हम देखते हैं, जिसके माध्यम से उद्योगों में एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण किया जा सकता है, उनकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। विभिन्न सिद्धांत जो हैं जो प्रचलित हैं, इनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांतों को हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है सेवी वर्गीय परामर्श व्यवस्था। इसका अर्थ ये है
कि जो सभी जो कर्मचारी हैं वो किसी न किसी मानवीय समुदाय के सदस्य होते हैं, या जितने भी उद्योग में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, प्रबंधक हो, मध्य स्तर के कर्मचारी हो, या निम्न जो लेवल पर काम करने वाले जो श्रमिक हो, मजदूर हो, सभी जो है किसी न किसी सामाजिक व्यवस्थाओं से जुड़े हुए रहते हैं या सामाजिक वातावरण से आते हैं। उनका अपना अलग समुदाय, घर, परिवार, समूह होता है और वहाँ पर उनको विभिन्न जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ता है। तो इन समस्याओं का, अगर वो किसी समस्याओं का या कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो उसका भी इफेक्ट कहीं न कहीं प्रोडक्शन पर पड़ता है या उद्योगों पर पड़ता है। तो अगर उन जो समस्याएं हैं उनका हम समाधान करें या उनको समाधान करने की कोशिश करें, तो जब वो समस्याएं, वो कठिनाइयाँ अगर दूर हो जाती है या कम हो जाती है, तो मजदूरों का या जो एम्प्लॉइज हैं उनका पूरा ध्यान अपने कार्य पर केंद्रित हो जाता है। इससे उनके कार्य में रुचि बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है और इससे प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और इसका लाभ कहीं ना कहीं उद्योगों को प्राप्त होता है। इसलिए उनकी बातों को सुनने के लिए की व्यवस्था होना चाहिए उद्योगों में, और एक अच्छे प्रबंधक या मैनेजर को चाहिए कि उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को सुने, उनके समस्याओं के निवारण के लिए, निदान के लिए भी कार्य करे। तो इस तरीके से उनकी बातों को सुनकर एक हेल्दी, उनको एक अच्छा परामर्श दिया जा सकता है। तो इस जो परामर्श व्यवस्था है उसका भी एक पॉजिटिव जो रिजल्ट है उद्योगों पर आता है। तो ये एक प्रमुख सिद्धांत है। दूसरा हम देखते हैं व्यक्तिगत और सामाजिक शक्तियाँ। हाथोर्न जो परीक्षण, जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा था, उसमें हमने देखा था कि जो व्यक्तिगत और जो सामाजिक जो शक्तियां हैं वो कार्य में मोटिवेशन का किसी और जो शक्तियां होती है जैसे आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, उससे कहीं ज़्यादा अधिक प्रभाव डालता है। तो प्रत्येक व्यक्ति की जो व्यक्तिगत वो जो सामाजिक शक्तियां होती हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए और उसके माध्यम से उनके कार्य में रुचि को जागृत करने, उनके मनोबल को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तीसरा है कार्य समितियों की स्थापना का सिद्धांत, जिसमें कर्मचारी और प्रबंधकों की 50-50% सहभागिता वाली समिति होती है, जिन पर वो दोनों ही पक्ष जो है आपस में बैठकर कार्य करते हैं, आपस में बैठकर जो समस्याएं हैं उनका डिस्कशन करते हैं, उन पर चर्चा करते हैं और किसी प्रकार से उनके समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। संयुक्त प्रबंध समितियां भी लगभग ऐसे ही कार्य करती है। इसमें भी 50-50% जो है कर्मचारियों और प्रबंधकों की सदस्यता होती है। ये वैकल्पिक भी हो सकता है और कलेक्टिव भी हो सकता है, और इसमें भी कम्युनिकेशन के लिए पूरा ऑप्शन खुला रखा जाता है। दोनों तरफ से विचारों का, सुझावों का आदान प्रदान होता है और एक अच्छी कार्यदशा में, हेल्दी एनवायरनमेंट में बैठकर उद्योगों से, उस उद्योग या संस्था से संबंधित सभी समस्याओं को डिस्कस करके उसका जो निदान निकालने की कोशिश किया जाता है। ये भी एक प्रमुख सिद्धांत है। इसके बाद हम देखते हैं श्रम संघों की भूमिका। आज बहुत सारे जो उद्योग हैं उसमें उद्योगों में अनेक स्तर के कर्मचारी कार्य करते हैं, प्रबंधक से लेकर मध्य स्तर या निम्न स्तर के। तो उनके सभी के अपने अपने संगठन होते हैं जिसे हम ट्रेड यूनियन कहते हैं। तो इन ट्रेड यूनियंस, ये जो ट्रेड यूनियंस हैं मानवीय संबंधों के सुधार में काफी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जब एक दूसरे को महत्व प्रदान किया जाता है, एक दूसरे के सुझावों को सुना जाता है, तो वो अपने जो कर्मचारी होते हैं अपने आप को उद्योगों के ज़्यादा करीब पाते हैं और उनको लगता है कि उनका हित जो है उद्योगों के द्वारा समझा जाता है, तो वो कार्य करने के लिए ज़्यादा अधिक प्रेरित होते हैं। अगला जो पॉइंट है प्रेरणा योजनाएं, इसको हम देखते हैं। प्रेरणा योजनाएं जो है उद्योगों में कर्मचारियों को मोटिवेट करने का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। इसके माध्यम से हम अगर कर्मचारी को विभिन्न प्रकार के इंसेंटिव्स दें, जैसे जो फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल दोनों हो सकता है, तो इनके माध्यम से कर्मचारी जो है कार्य करने के लिए काफी अधिक प्रोत्साहित होते हैं। तो ये एक प्रमुख सिद्धांत है जिसके माध्यम से हम कर्मचारियों को कार्य के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसके बाद श्रम कल्याण योजनाएं, विभिन्न श्रम कल्याण योजनाओं को लागू करके कर्मचारियों को अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। और ये श्रम कल्याण योजनाएं जो संस्था के द्वारा भी हो सकता है और गवर्नमेंट के द्वारा भी हो सकता है। बहुत सारी योजनाएं हैं जैसे पेंशन योजना, ग्रेजुएटी, मेडिकल लीव, एजुकेशन फैसिलिटी, मैटरनिटी लीव और भी विथ पेमेंट उनको लीव देना। ये सब चीजें हैं। उनके अवकाश की जो घंटे हैं उसको निर्धारित करना, अवकाश प्रदान करना। तो ये सब योजनाओं को लागू करने से कर्मचारी जो है अधिक प्रेरित होते हैं कार्य करने के लिए और उनकी समस्याओं का निदान इनके माध्यम से कहीं ना कहीं हो जाता है, तो वो संतुष्ट होकर कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं।
इसके बाद है सुझाव कार्यक्रम। कर्मचारी जो है उद्योगों के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो लगातार उसमें काम करते हैं और उनको बहुत सारे आइडियाज उनके आते रहते हैं काम के दौरान में। तो उन आइडियाज को उद्योगों को लेना चाहिए, सुझावों के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए, जिससे कर्मचारी भी अपने आप को उद्योगों से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनका उद्योगों से लगाव उत्पन्न होता है और वो उसको अपना मानते हैं और ज्यादा मतलब अगर कार्य करते हैं, इससे प्रोडक्शन बढ़ता है और उद्योगों को लाभ होता है। फिर है अपना संप्रेषण हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। संप्रेषण जो है किसी भी उद्योगों के लिए एक संजीवनी की तरह कार्य करता है, जिसमें जितना अधिक खुलापन रहेगा संप्रेषण का जो अवसर है कम्युनिकेशन का कर्मचारियों की तरफ से या प्रबंधकों की तरफ से, उतना अधिक उस उद्योग में खुला वातावरण होगा और कार्य की जो दशा है वो काफी अच्छी होगी और प्रोडक्शन में इससे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और ज्यादा प्रोडक्शन होगा। फिर है शिकायत निवारण विधि। ये भी एक प्रमुख सिद्धांत है मानवीय संबंधों में सुधार का। इसके माध्यम से जो कर्मचारी हैं उनकी अगर किसी प्रकार की जो शिकायतें हैं उसको तुरंत प्रबंधन को प्राप्त करना चाहिए और उसके निदान की भी कोशिश करना चाहिए, जिससे कर्मचारी संतुष्ट होते हैं और कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। फिर है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मनुष्यों की अनेक आवश्यकताएं होती हैं, मानवीय आवश्यकताएं होती है जिनकी पूर्ति बहुत अधिक आवश्यक है। जब उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति की जाती है तो कर्मचारी संतुष्ट होते हैं और उनका ध्यान जो है प्रोडक्शन पे केंद्रित होता है। तो इससे उद्योगों को लाभ होता है और उद्योगों की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें वृद्धि होती है। तो इस तरीके से इनमें से अनेक सिद्धांतों को उपयोग करके हम उद्योगों में प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से मानवीय संबंध में सुधार के ये विभिन्न सिद्धांत थे और इस तरीके से आज हमने पूरे मानवीय संबंध और उससे संबंधित सभी बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा की।